हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के चैप्टर 1 को देखा था। आज हम चैप्टर 2 चालू करने जा रहे हैं, जो है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। इसमें सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 तक के सेक्शन हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 10। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड, और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखने की चीज ये है कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं और ये रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहला है बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, मतलब जो पार्टी उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। सेकंड है कॉम्पिटेंट पार्टी, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड है फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब किसी भी लॉ के द्वारा उसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। अब ये सारी चीजें आगे आने वाली सेक्शंस में एक्सप्लेन की गई हैं, और इसी में एक पैराग्राफ इस सेक्शन में और है जो बोलता है दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी लॉ। का मतलब है ये सेक्शन किसी भी ऐसे लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय दिस एक्ट, जो यहाँ पे एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है, विच रिक्वायर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है शुरू के जो 5 एलिमेंट्स हमने देखे ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये हर एग्रीमेंट में होने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बट इसके अलावा अगर किसी लॉ में ये रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, या उसको करते वक्त विटनेस का प्रेजेंस होना जरूरी है, या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उन लॉज को ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 11 बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में हमने देखा कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें से एक रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटेंट पार्टीज की। सेक्शन 11 बताता है कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होगी या कॉम्पिटेंट कौन होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब जो मेजर हो, वयस्क हो, ऑफ साउंड माइंड, जो स्वस्थ चित्त हो, और आखिरी है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो मेजर हो और साउंड माइंड हो, लेकिन किसी लॉ के अंडर वो डिस्क्वालिफाइड हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन मेजर है और साउंड माइंड है, बट हो सकता है वो बैंकरप्ट हो और उसको लॉ ने आगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होगा। सेक्शन 12 बात करता है व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जो हमने सेक्शन 10 देखा था उसमें एक जो बेसिक एलिमेंट था वो था साउंड माइंड होने का, कॉम्पिटेंसी का ही एक पार्ट है साउंड माइंड होना। इफ at the time of making contract he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect on his interest। साउंड माइंड कोई भी व्यक्ति तब माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के काबिल है और एक रेशनल जजमेंट वो कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके इंटरेस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला पैराग्राफ ये बोलता है अ पर्सन usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make a contract when he is of sound mind। इसका मतलब यह है कि एक कोई व्यक्ति जो यूजुअली तो अनसाउंड माइंड का है बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का होता है, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। अगला पैराग्राफ ये बोलता है अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब यह है कि अ पर्सन कोई भी व्यक्ति जो यूजुअली तो साउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है।
इसका डेफिनेशन है 2 or more persons said to consent when they agree upon same thing in the same manner। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि सेम थिंग और सेम मैनर में किसी भी व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति जब अग्री करते हैं तब ये कहलाता है कि उन्होंने कंसेंट दिया है। ये एक लैटिन फ्रेज से आया है, कंसेंसस एड आइडम, जिसका मतलब ही होता है अग्रीइंग अपॉन द मीनिंग ऑफ समथिंग इन द सेम सेंस। सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट के बारे में। इसके पहले वाले सेक्शन में हमने कंसेंट देखा था, आगे वाले सेक्शन में हम फ्री कंसेंट देख रहे हैं। सेक्शन 10 में एक जो रिक्वायरमेंट थी वो थी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। सेक्शन 14 उसी को डिफाइन करता है। ये बोलता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट कोअर्सन, जो सेक्शन 15 में दिया हुआ है। सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो 16 में दिया हुआ है। थर्ड है फ्रॉड, जो सेक्शन 17 में दिया हुआ है। फोर्थ मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18 में दिया हुआ है। और फिफ्थ है मिस्टेक, जो सेक्शन 20, 21 और 22 में कवर किया गया है। इसका अगला पैराग्राफ बोलता है कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अबव मेंशन्ड फैक्टर्स। इसका मतलब यह है कि कंसेंट, फ्री कंसेंट तब नहीं माना जाएगा जब वो कंसेंट नहीं दिया जाता अगर ये पांचों चीजों में से कोई भी चीज नहीं होती तो। मतलब अगर कोई कंसेंट कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के कारण दिया गया है, वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। और अगर ये चीजें नहीं होती तो वो कंसेंट नहीं दी जाती। थैंक यू।